पहले स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में डॉक्टर जया गोयल का स्वागत है और श्री धनंजय कुमार सिंह का स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं और उनके 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इसके अलावा हमने अन्य गुरुओं से भी जो शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा के संबंध में हो और चाहे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो, उसको हम अपने समवाय फाउंडेशन के माध्यम से अपने लोगों के बीच में प्रसार करके उसको फैलाते हैं, ताकि उनके माध्यम से वो जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बन जाए। तो हम लोग आज ट्रीटाइस 7 में विचार कर रहे हैं, ट्रीटाइस 7 में स्टेग्नेशन ऑफ की पर। इसके लिए डॉक्टर जया गोयल हमारे बीच में उपस्थित है, इनका स्वागत है और हम उन्हीं को सौंप रहे हैं। डॉक्टर जया गोयल। कल हमने बाकी देखे थे कौन कौन सी की में की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, किनका हमें इलाज करना है। अब हम जो है, कल हमने कोलैप्स ऑफ की तक देख लिया था, कोलैप्स ऑफ की तक देखा था कि अब हम स्टैग्नेशन ऑफ द की से शुरू करते हैं। स्टैग्नेशन ऑफ द की ये होता है जहाँ पे रुकावट हो, जहाँ की जो एक पाथवे है मेरिडियन का, किसी मेरिडियन जो मेरिडियन के पाथ में चल रही है उसमें कहीं पे रुक जाती है किसी वजह से,
ब्लॉकेज हो जाता है तो उसे कहते हैं स्टैग्नेशन, मतलब कि रुकना, रुकावट, स्टैग्नेशन ऑफ द की। और उसके जो स्टैग्नेशन ऑफ द की, उसे हम स्टैग्नेशन ऑफ द की कहते हैं। और जो उसके सिम्टम्स हैं वो डिस्टेंशन इन एपिकॉन्ड्रियम, डिस्टेंशन in epigastrium, distension in of throat, distension of abdomen, distension of hypogastrium, pain that moves from place to place, मतलब अलग अलग जगह कभी कहीं पे दर्द बताएंगे, कभी कहीं पे दर्द बताएंगे, एक जगह पे नहीं है। कुछ दिन एक जगह पे बताएंगे, फिर 4-5 दिन बाद फिर वो जगह बदल जाएगी। abdominal mass that appears or disappear, पेट में मांस की गांठें होंगी जो बनती और कहीं कभी कहीं बनेंगी, फिर वो एकदम वो जो गांठें वो गायब हो जाएंगी, फिर दूसरी जगह हो जाएंगी, बनने लगेंगी। मेंटल डिप्रेशन, ग्लूमी फीलिंग, निराशाजनक, हमेशा सैड बातें, हर चीज का नेगेटिव देखना, ये चीज। फिर मूड स्विंग, कभी एकदम से खुश, फिर कोई किसी छोटी सी बात पे एकदम से नाराज हो जाएंगे, तो ये मूड स्विंग के जो एकदम बदलाव होता है स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए होता है मूड स्विंग। फिर स्टैग्नेशन जो होता है, एक तो लिवर का होता है, और तो लिवर का में क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं। वो लिवर का जो स्टैग्नेशन है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो लिवर का स्टैग्नेशन छाती के नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम में तनाव एवं दर्द के रूप में प्रकट होता है। छाती के नीचे जो तनाव रहेगा, दर्द रहेगा, उस चीज में हाइपोकॉन्ड्रियम होती है, वहां पे उत्पन्न होता है। कभी कभी जो है लिवर की जो है छाती में रुक जाती है, स्टेगनेट हो जाती है, तब छाती पे भारीपन लगने लगता है। जैसे रुकेगी तो भारीपन लगेगा। ऐसे में जब वो रोगी टसकता रहता है, और अगर वो स्टैग्नेशन जो लिवर की का स्टैग्नेशन डायफ्राम में होता है, तो रोगी को हिचकियां आने आने लगती हैं। जैसे कई बार होता है हिचकियां लगातार आए जा रही हैं, तो उस चीज का। फिर उसका सेकंड जो स्टैग्नेशन का सेकंड पार्ट है उसका है कि ये पहला था हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर सेकंड आता है इमोशन के साथ, मनोभाव के साथ प्रकट होना उसका लिवर स्टैग्नेशन की का स्टैग्नेशन है। जो इमोशन के साथ होगा वो डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग, और ये जो फिर मैलेकोलिया में, फिर उसके बाद आते हैं लिवर की स्टैग्नेशन स्टमक पे, पर जब आक्रमण करती है, अटैक ऑन स्टमक होता है लिवर की स्टैग्नेशन का, तो उसके जो उसमें जो तकलीफ होती है वो नौशिया, वॉमिटिंग, नो एपेटाइट, भूख नहीं लगती, डकार आना, ब्लिंचिंग होना, डकार आना, एपिगैस्ट्रिक पेन जो पेट में भारीपन रहेगा, पेट के में दर्द होता है, उसके लिए होता है।
फिर स्टेग्नेशन, लिवर की स्टेग्नेशन इंटेस्टाइन में होता है, बाकी इंटेस्टाइन पे एक्यूमुलेट होता है उसका, बाकी स्टेग्नेशन इंटेस्टाइन पे होता है। तो उसमें जो है पेट में गड़गड़ाहट होती है, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, उस चीज का होता है। फिर नेक्स्ट इज अगर लिवर की का स्टैग्नेशन स्प्लीन में अटैक होता है तो फिर जो है वहां पे पतले दस्त होने लगते हैं। फिर ये फोर्थ जो तरीका वो होता है लिवर की स्टैग्नेशन जो गले के अंदरूनी थ्रोट में को चोक कर देता है, चोक कर देता है। और अब तो उसमें रोगी को के गले में गांठ सी हो जाती है, वो कुछ गले में होकर अंदरूनी रोकता है। फिर उसमें रोगी कुछ भी निकलता है तो उसमें असुविधा होती है। ये क्या होता है, रोगी की मानसिक स्थिति ठीक होने पर ठीक हो जाता है विरोध जो है ये। और फिर मानसिक स्थिति अगर फिर बिगड़ती है तो फिर ये फिर से उभर कर आता है। और ये फिर जैसे ही नॉर्मल फील करता है मानसिक स्थिति में तो फिर वो एकदम नॉर्मल आ जाता है। फिर लिवर की स्टेग्नेशन को कंसेप्शनल वेसल चौमू पे आक्रमण करता है। इसके निम्नलिखित वो होते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है उसमें स्टेग्नेशन में। उससे अगर कंसेप्शनल वेसल पे है तो पेन इन ब्रेस्ट बिफोर पीरियड, ब्रेस्ट में पेन का जो होता है बिफोर पीरियड वो होता है इरेगुलर पीरियड। और इन सब का जो है ट्रीटमेंट, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट सेम है सारे 5 टाइप के, और ये सारे जो होते हैं टोन करने होते हैं इसमें। ये सारे जो है ये सेम है और इनमें इन सबको टोन करना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन, जब लिवर की का जो स्टैग्नेशन का जो अटैक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी की का स्टैग्नेशन होने लगता है। और उसके लक्षण ये होते हैं, पेन होता है लोअर एब्डोमेन, और वो एब्डोमेन से बैक की तरफ को जाता है। जो दर्द है वो आगे से पीछे की तरफ जाता है। पेट में गुड़गुड़ाहट होना लगता है, और जो गैस पास होती है एकदम बदबूदार गैस पास होती है एनस से। और जो अंड कोशिकाएं होती हैं उसमें दर्द रहता है। और ये ट्रीटमेंट इसका ये है, लिवर 313 GB 34, इसका लिवर थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है पहले वाले के, वो पांचों प्रकार का एक ही ट्रीटमेंट था। ST 27 29 39 SP 6 लिवर की में ऑब्स्ट्रक्शन लिवर, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की का ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, तो उसमें स्मॉल लिवर की जो स्टेगनेट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस का पेन, बहुत एक्यूट पेन होने लगता है। और उसका ये इन सारे पॉइंट्स को हमें सिडेट करना होता है। कॉन्ट्रावेक्शन, नाउ हम बता रहे कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। कॉन्ट्रावेक्शन की का क्या मतलब है कि जो की डायरेक्शन है वो बदल जाना।
जो ऊपर जा रही है वो नीचे जाने लगे चीज, या साइड में या किसी और डायरेक्शन में चल पड़े, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द की। जो ये चार्ट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द की। बहुत क्लियर का चार्ट है, इसमें एकदम पता चलता है कि क्या किधर की तरफ डायरेक्शन है और किधर चलनी चाहिए। जो स्टमक की होती है वो नीचे की तरफ जाती है तो उसे ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाने लगती है तो फिर कॉन्ट्रावेक्शन होता है, मतलब कि डायरेक्शन उसकी गलत है। और अगर स्प्लीन की है, जैसे ऊपर जा रही है वो नीचे जाने लगे, या ऊपर बहुत धीरे धीरे जाए, वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उसे कॉन्ट्रावेक्शन होता है उसका। लंग की नीचे जाती है, अगर वो ऊपर आने लगेगी तो फिर कॉन्ट्रावेक्शन उसका कहलाएगा। फिर किडनी की जो है नीचे जाती है, अगर ऊपर जाने लगेगी तो वो कॉन्ट्रावेक्शन होगा। हार्ट की नीचे जा रही है और उसे ऊपर जाती है तो फिर लीवर में आप देखेंगे कई सारे हैं, अगर ऊपर है तो एकदम से बहुत स्पीड से ऊपर जाने लगे तो वो भी, मैं कि उसकी एक गति जो होती है वो भी निर्धारित है, अगर उस गति भी में भी चेंज आएगा तो भी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। अगर वो जो लिवर की जो है ऊपर की जगह स्टमक में हॉरिजॉन्टली इन्वेड कर दे, या हॉरिजॉन्टली इन्वेड कर दे स्प्लीन में, हॉरिजॉन्टली इन्वेड करे स्मॉल या बिग इंटेस्टाइन में, तो वो या नीचे की तरफ जाने लगे। ये सारे प्रकार है उसके कॉन्ट्रावेक्शन की के जो लिवर की है, और लार्ज इंटेस्टाइन की ऊपर जाती है और वो कमजोर होके बहुत धीरे धीरे ऊपर जाए तो उसको भी कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द की कहते हैं। अब ये सिम्टम्स है कॉन्ट्रावेक्शन के, ये जो सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। जो ये सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट है, वो जो जैसे उसमें हम मुझे ये चार्ट याद करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंगली, और इसमें टोन सीडेट भी बताए हुए हैं हमारे को कि किसमें कौन सा टोन करना है, कौन सा सीडेट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टैग्नेशन एंड स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ की एंड स्टेसिस ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। सिम्टम दिया है इधर, फेस पे क्या आएगा, स्टैग्नेशन ऑफ की में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन स्टेसिस ऑफ ब्लड में जो है डार्क या ब्लूइश कलर हो जाता है चेहरे का। जीभ में या तो स्टैग्नेशन में नॉर्मल रहती है, सामान्य रहेगी, या थोड़ी बैगनी पर्पल कलर की हो जाएगी, लेकिन स्टेसिस ऑफ ब्लड में जीभ जो है बैगनी रंग की तथा बैगनी धब्बे युक्त हो जाएगी, मतलब कि जगह जगह धब्बे पड़े होते हैं। स्किन में कोई चेंज नहीं आता स्टैग्नेशन में। स्टेसिस ऑफ ब्लड में जो होते हैं बैगनी रंग के छाले या धब्बे तथा नीली पड़ जाती है स्किन। दर्द बहुत कम होता है स्टैग्नेशन में, लेकिन स्टेसिस में ज्यादा होता है। डिस्टेंशन स्टैग्नेशन में ये ज्यादा है, डिस्टेंशन और जो है स्टेसिस में ये बहुत कम है। पेन का जो लोकेशन है वो स्टैग्नेशन में जो है मूव करता है, बदलता रहता है, और स्टेसिस में फिक्स रहता है कि कहीं पे दर्द है तो वहीं रहेगा, लेकिन स्टैग्नेशन ऑफ की में वो चलता रहेगा। टाइप ऑफ पेन
ये जो होता है ये डिस्टेंशन पेन होता है और ये फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, जबकि उसमें बोरिंग और स्टमिंग मतलब बहुत abdominal mass appearing up, abdominal mass just stagnation में अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, कि वो जो गांठें थी कभी एकदम कहीं पे अपीयर हुई, कभी डिसअपियर होगी अपने आप ही। लेकिन उसमें जो होता है स्टेसिस ऑफ ब्लड में वो फिक्स रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, फिक्स रहता है वो। पल्सेस स्लाइटली वेरी होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा तार के बंधे हुई लगने लगती हैं कि कहीं से बन के धीरे धीरे आ रही हैं, उसमें मजबूत रहती हैं। अब हम आते हैं ब्लड पे, डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। रक्त संबंधी रोग जो 4 तरह के होते हैं, 4 तरह की होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कि रक्त की कमी, स्टैग्नेशन को स्टेसिस भी कह सकते हैं, कि रक्त में रुकावट, लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग माने कि ब्लड का जो क्षति होना, माने कि कहीं बह गया, किसी कभी कोई हेमरेज हुआ, कहीं पे चोट लगी तो उसमें ब्लड बह जाने पे होता है। हीट इन ब्लड, हीट में जो रक्त में जो गर्मी है उस चीज का। तो हम पहला देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो ब्लड में कमी होती है तो उसमें क्या रीजन रहता है और किस वजह, क्या क्या लक्षण रहते हैं उसके। रक्त की कमी जो है स्प्लीन की डेफिशिएंसी से होती है, क्योंकि स्प्लीन में ब्लड बनता है तो उसकी वजह से रक्त में कमी हो जाती है। और इससे जो जब रक्त की कमी हो जाती है तो इससे दो ऑर्गन हमारे लिवर और हार्ट, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों? हार्ट का काम तो डायरेक्ट ब्लड का है कि वो पंप करता है ब्लड सारे में, और जो लीवर का है, लीवर में स्टोर होता है ब्लड। तो इसलिए जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी से रक्त में कमी होती है तो इसमें सबसे ज्यादा लिवर और हार्ट इफेक्ट करता है। उसके जो लक्षण है कुछ कुछ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और कुछ जो है एकदम, एक होता है पैल्पिटेशन, तो पैल्पिटेशन धड़कन होना है कि बहुत ज्यादा इस तरह से हार्ट बहुत ज्यादा उस तरह से पंप वो मूव करेगा, एकदम पैल्पिटेशन फील होगी। इंसोमिया मतलब कि अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। माने कि उसको देर से नींद आती है, नींद नहीं आती, बहुत देर से नींद आएगी, बहुत कम नींद आएगी, बहुत जल्दी उठ जाएगा, और ये बहुत कॉमन है उसमें। पुअर मेमोरी, वो से कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत जल्दी भूल जाएगा। डिजीनेस, चक्कर आना, वो एकदम बहुत जल्दी चौंकता है। हम जैसे हल्के से भी उसको आप छुएंगे एकदम से वो चौंक के वो रिस्पॉन्ड करेगा, या पीछे से आवाज देंगे तो किसी किसी को आपको लगेगा वो एकदम से चौंक जाते हैं। किसी भी चीज को एकदम से चौंक जाने वाले जो लोग होते हैं उसमें भी ये उसकी रक्त की कमी से होता है। जो होंठ होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, बट जीभ भी पीली पड़ने लगती है। ये कॉमन है क्योंकि पीले पड़ते रक्त ही जो है लालिमा
देता है और वो उससे वो पीले पड़ने लगते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये है कि ये सारे पॉइंट्स को टोन करना है। हीमोग्लोबिन के लिए P6 जो है बहुत कॉमन, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो अकेला P6 भी बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है जब लिवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी जब होती है तब उसमें विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी पेशेंट में मिलेगी। अब कॉमन है कि अगर जो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है तो विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी मिलेगी। स्कैंटी पीरियड मतलब कि पूरे मासिक धर्म में कम होता है, ब्लीडिंग वगैरह कम होती है उस टाइम पे, और जो ब्लड विजन मतलब कि धुंधली दृष्टि हो जाती है, और हाथ पैरों में नमनेस रहती है, सुनपन रहने लगता है। अनिद्रा, अनिद्रा पहले भी थी, इसमें भी है। हाथ जो मसल्स होती है उनमें जो है ऐठन रहती है, स्पाज्म रहता है, क्रैम्प्स, बाइटे बहुत कॉमनली आते हैं। नाखून बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, कि बहुत कम ऐसे ही टूट जाएंगे, ऐसे करने पे ही टूट जाते हैं नाखून। और जीभ भी पीली पड़ जाती है और डिजीनेस रहती है। इसके ये जो सारे पॉइंट हैं ये सब टोन होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको ब्लड डेफिशिएंसी में स्प्लीन की डेफिशिएंसी का भी अगर उपचार करते हैं तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए इसमें कि अगर ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का जो के ट्रीटमेंट के साथ साथ स्प्लीन की डेफिशिएंसी का भी उपचार करें तो बहुत फायदा मिलता है। हम जो है दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्टेसिस ऑफ ब्लड। जो पहले स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड लिखा था उसे आप स्टेसिस कर, स्टेसिस ऑफ ब्लड। जब लिवर में ब्लड की स्टेसिस होती है, रुकावट होती है, तो ये सिम्टम्स सामने आते हैं। पर्पल नेल, नखून जो होते हैं बैगनी रंग के हो जाते हैं। टंग भी बैगनी रंग की हो जाती है, जीभ भी हमारी एकदम काले या फिर बिल्कुल डार्क कलर के मेंसेस होते हैं। काला रक्त निकलता है उसमें, पेनफुल बहुत होते हैं मेंसेस, और प्री मेंस्ट्रुअल पेन बहुत होता है, उससे पहले दर्द बहुत होता है। गांठें बन जाती हैं इसमें, लिवर में अगर ब्लड की रुकावट होती है, रोगी एक स्थान पे छूने पे बहुत ज्यादा दर्द होना, ये बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसे भौंकने की तरह दर्द होने लगता है। कभी ये अपने आप ठीक हो जाता है, कभी ये फिर होने लगता है। ये लिवर ब्लड स्टैग्नेशन का कारण होता है, और ये इसके पॉइंट्स हैं नीचे। फिर हम इसका जो दूसरा वो है
हार्ट ब्लड स्टेग्नेशन, हार्ट ब्लड स्ट्रेसेस, कि रक्त का जो रुकावट है वो हार्ट की वजह से होती है, तो उसमें पर्पल होट हो जाते हैं, पर्पल टंग ऑन द साइड टुवर्ड्स द टिप, कि आगे की तरफ जहाँ पे हार्ट का वो होता है उस जगह पे होता है, डिटेंशन ऑफ वेन अंडर टंग, जीभ के नीचे वो नीली नीली वेन दिखाई देने लगती है, स्टर्बनिंग एंड प्रिकिंग पेन इन चेस्ट, स्टर्बिंग एंड एकदम बहुत कस के ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, उस तरह का दर्द होता है, और कई बार ये रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड की तरफ, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, इसे एंजाइना का पेन भी कहते हैं, और इसके ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें सिडेट करना होता है। हम नेक्स्ट पे ब्लड स्ट्रेसेस इन लंग्स, लंग्स में अगर जो ये ब्लड स्ट्रेसेस वहां पे रुकावट होती है लंग्स में, तो पर्पल वेन हो जाती है अंडर द जीभ, जीभ के नीचे जो वेन्स है जीभ के नीचे वाली साइड, वो पर्पल पर्पल दिखाई देंगी, किसी किसी में आपको देखते होंगे बहुत ज्यादा उभरी हुई होती है पर्पल। जीभ में जो लंग्स की लोकेशन है वो कलर, उसका कलर भी पर्पल हो जाता है, तो चेस्ट में स्टिफनेस रहेगी, जो हमारा कफ निकलेगा पेशेंट का वो एकदम डार्क कलर का होगा, ये इसके ट्रीटमेंट के ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें सबको टोन करना है। स्टमक ब्लड स्ट्रेसेस, उसका जो उसके सिम्टम है, खाना खाने के बाद दर्द होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कि और उसमें उल्टी हो सकती है, ब्लड की जो होती है डार्क ब्लड की जब उल्टी हो सकती है, ब्लड स्टूल में भी आ सकता है, ये सब है स्टमक में जब ब्लड का रुकावट होती है। उसके सेंटर में जो होता है उसका जो कलर है वो पर्पल कलर का होता है। इसके ये सारे पॉइंट सिडेट करने हैं, ये जो ट्रीटमेंट के पॉइंट हैं। जब वो जब जो है बहुत ज्यादा पेन हो, स्मॉल, जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में तीव्र दर्द, मतलब कि बहुत लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर एब्डोमेन के जो एरिया में दर्द बहुत ज्यादा हो, तथा काले वो जो स्टूल पास हो, वो भी जो है वो काले रंग काले रंग के ब्लड में लिपटा हुआ हो, तो उसका ये, तो वो इंटेस्टाइन में रक्त की रुकावट का सिम्टम है, और ये उसका ट्रीटमेंट। इन सब पॉइंट को सिडेट करेंगे, ब्लड जो ये वाले इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं वो सारे सिडेट होंगे। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, चौथे तरह की जो इसकी जो ये ब्लड डिजीज है, उसमें है लॉस ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग, मतलब किसी भी तरह से वो बह जाना जो होता है उसे, या कम हो जाना, कमी होना, उसके एक प्रमुख कारण जो है डेफिशिएंसी ऑफ की, अनेबल टू कंट्रोल द ब्लड, जो की है वो हमारे
ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो ज्यादा मात्रा में निकलता है तथा रक्त का रंग भी पीला होता है। दूसरा, रक्त में गर्मी के कारण रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त को बहा देना, क्या अगर जो ब्लड वेसल है वो ब्लड हीट के कारण वो बहा दें। और इसका जो कलर, वो एक्सेस क्वांटिटी और कलर जो होता है रेड और ब्लैक होता है। ये ब्लीडिंग ड्यू टू ब्लड स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस की वजह से ब्लीडिंग होना। ब्लड का जो ब्लड ब्लैक कलर का होता है और उसमें जो है वो काले वो थक्के भी जम जाते हैं, क्लॉट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग ड्यू yin डेफिशिएंसी इन एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी, किसी भी ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाना। ड्यू टू रक्त जो है शरीर से निम्नलिखित रीजनों से बाहर आता है। नाक से रक्त नाक से आ सकता है, एपिटेक्सिस कहते हैं में। फिर तारकोल ऐसा काला वो जब फिर हीमोटेसिस का जो है रक्त घट जाना। रेड ब्लड सेल्स का हो जाते हैं। टेंशन ऑफ रेड ब्लड सेल विद द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, खून की क्या होना। हीमोस्टेसिस, मेनो हीमोटूरिया, यूरिया जो होता है खूब पेशाब में रक्त आना। और गर्भाशय से अति काला रक्त निकलना। और जो अब हम इसके फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। लिवर ब्लड स्टेसिस, लॉस ऑफ ब्लड में बी फॉलोइंग वेज। नाक से जब लिवर में रक्त का रुकावट होने की वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, नाक से रक्त आना होता है, पेनफुल और इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लॉक ब्लड ब्लैक, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होगा वो ब्लैक डार्क हो जाएगा या क्लॉट बहुत ज्यादा आएगा उसमें। साइड ऑफ द टंग जो है पर्पल होगी और वॉमिटिंग में ब्लड आएगा। इसके ये सारे पॉइंट्स को हम सिडेट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ हीट इन लिवर may cause blood loss of blood। फिर इसमें भी जो है नाक से खून आना, ये देखिए कॉमन है ये चीज। हीमोटेसिस, रक्त घट जाना, घटना, ब्लड में रेड ब्लड से सेल घट जाते हैं हीमोस्टेसिस में। फिर रेड फेस, रेड आईज, रेड टंग विद येलो कोट, उसमें जो परत होती है वो पीले रंग की आती है जीभ पे। वो जो है उसमें वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने का, अल्कोहल की जो वो इनटेक होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सेस अल्कोहल की वजह से
लिवर हीट भी बढ़ जाती है, और वो जो है नॉनवेज का मीट का सेवन भी बढ़ा देते हैं। इसके ये पॉइंट्स ट्रीटमेंट में, इसके ये पॉइंट्स भी सिडेट होंगे। फिर हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, ये है when spleen becomes unable to control blood, तो उससे भी जो है, जब स्प्लीन जो है ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाती तो उससे भी ब्लड लॉस होता है। उसका पर पूरा जो उसके जो सिम्टम है उसका क्या है, पूरा ब्लड स्पॉट अंडर द स्किन, ब्लड इन यूरिन, ये सब होता है। हाथ के उसके नीचे जो स्किन के नीचे आपको ब्लड स्पॉट्स दिखाएंगे देंगे, रेड रेड दिखाई देते हैं, और फिर यूरिन में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है। देखिए ये सारे जो कुछ कुछ सिम्टम सब में बदल रहे हैं लेकिन सेम ही है। फिर इसके ये सारे पॉइंट्स टोन करने हैं, स्प्लीन के में ये टोन किए जाएंगे सारे पॉइंट्स। और अगर कभी ना समझ में है कि हमें टोन करना है, सिडेट करना है, तो आप सिंपल मेथी भी बांध देंगे इन पॉइंट्स पे, तो बहुत इफेक्टिव होती है, तो बहुत आराम मिलता है पेशेंट को उससे। और जो है ब्लड इन यूरिन जो है कई बार जब किडनी इन की डेफिशिएंसी होने पे एम्प्टी हीट बढ़ जाती है, तब भी जो यूरिन में, पेशाब में जो रक्त आ सकता है। फिर ड्यू टू स्टमक हीट देयर इज ब्लीडिंग इन गम्स, जब उसमें जब स्टमक हीट बढ़ जाती है तो उसमें ब्लीडिंग होती है गम्स में, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स सिडेट होंगे। अगर जो स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन है और फिर उसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, तो उसके जो लॉस ऑफ किन किन वजह से होता है, वॉमिटिंग बाय डार्क ब्लड, ब्लड इन स्टूल, पेन आफ्टर ईटिंग। ये फिर ये इसके भी ये सारे पॉइंट्स सिडेट होंगे। जब लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब लिक्विड प्रकार के लॉस ऑफ ब्लड होते हैं। डायरिया विद म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल, तो उसमें भी जो ये ट्रीटमेंट है इसके सारे पॉइंट्स सिडेट होंगे। हम अब ब्लड के लास्ट वो है उसका, वो है हीट इन ब्लड। जो ब्लड की आखिरी बीमारी है वो हीट इन ब्लड। उसके जो हीट इन ब्लड है उसके निम्नलिखित सिम्टम है। क्या क्या सिम्टम होंगे हीट इन ब्लड के, पेज को ऊपर देखिए। ड्राई माउथ, ब्लीडिंग, स्किन डिजीज विद रेडनेस, मुंह सूखेगा, ब्लीडिंग होगी, या फिर स्किन डिजीज हो जाएगी विद रेडनेस, फीलिंग ऑफ हीट, उसमें हीट की फीलिंग बढ़ जाती है। फिर इसके हीट इन ब्लड के 3 प्रकार है, हीट इन हार्ट ब्लड, हीट इन लिवर ब्लड एंड हीट इन यूट्रस ब्लड। तो ये 3 तरह के हैं हीट इन ब्लड में पानी खूब पीना चाहिए। और जो हीट इन हार्ट ब्लड होता है इसमें ओरल डायरिया भी कहते हैं, इसमें मतलब कि
पेशेंट बहुत ज्यादा बोलने लगता है। अगर कोई शांत रहने वाला इंसान है और एकदम से बहुत ज्यादा बोलने लगे, वो नॉन स्टॉप बोलता है, तो हीट इन हार्ट ब्लड के वो होती है। मेंटल रेस्टनेस हो जाती है, उसमें डिप्रेशन हो जाता है, मीनिया हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। ये जो हीट इन हार्ट ब्लड होता है, इसके ये ट्रीटमेंट है। और एक चीज होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा बोलने लगता है। अगर कोई जना बहुत ज्यादा बोल रहा है तो मैं कि नॉन स्टॉप बोल रहा है, तो हीट इन हार्ट ब्लड होती है। हीट इन लिवर, तो स्किन बिकम रेडिश, लाल हो जाएगी और खुजली बहुत होती है। इसके ये सारे इसमें आपके ये 2 ट्रीटमेंट दिया है। पहले हम फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं लिवर 2, 3 GB 13, 20। अगर इस पे ट्रीटमेंट करने पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, तो फिर हम पॉइंट्स थोड़े से बढ़ा देते हैं इसमें और थोड़े से बदल देते हैं। तो फिर हम लिवर 2, 3, 8, 14, लिवर 5, 18 and 19। जब यूट्रस में ब्लड होता है तो एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, और इसके ये ट्रीटमेंट है। इसमें ये सिडेट करेंगे इन पॉइंट्स को। जब बच्चों में मीजल्स के समय बुखार होकर मस्तिष्क पे प्रभावित हो जाता है, तो बच्चों के हाथ पैर में कंपन लगता है, तो बच्चों को दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसे में मेनिंजाइटिस का जो होता है, आदि रोग हो जाने से होता है। इसमें जो होती है हमारे हीट इन ब्लड का जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें पानी खूब पिलाया जाता है, पिलाना चाहिए। और गर्दन भी बच्चों की उसमें ऐड जाती है, और ये ट्रीटमेंट है। इनमें ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे। इसके साथ हमारा ब्लड का कंप्लीट होता है। ठीक, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में हम बॉडी फ्लूइड करेंगे। लोग आयुर्वेद पर पढ़ रहे थे, तो आयुर्वेद पढ़ाएंगे। आज मैडम नहीं आ रही हैं, तो वो क्लास बाद में लेगी उसका। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो आयुर्वेद की 6 घटक है, तो 6 घटक में हम लोग द्रव्य गुणकर्म में समझ रहे थे। सामान्य विशेष पर हम लोग चल रहे थे कि सामान्य विशेष की अवधारणा हम लोगों ने बताई थी कि ये अवधारणा सभी लोग विशेष है। कोई ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता है, लेकिन सरलीकरण कैसे हो, तो उसके लिए कुछ द्रव्य गुणकर्मों के आधार पर एक सामान्य कंसेप्ट बना लिया गया कि इस तरह के लोग होते हैं। तो उसमें यह है कि जो सूत्र है वो ये कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च प्रवृत्ति उभय सुतु। यानी अगर सामान्य है कोई, तो सभी भावों में सामान्य हमेशा सामान्य में सामान्य होगा, तो वृद्धि का कारण होगा। सभी भावों में मानव द्रव्य गुणकर्म, भाव का अर्थ होगा द्रव्य गुणकर्म।
क्यों अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे द्रव्य गुणकर्म के आधार पर, यानी क्वालिटीज, जो द्रव्य माने जो एलिमेंट है उसकी क्वालिटीज, उसकी गुणकर्म, तो द्रव्य गुणकर्म इनको शब्द कहा गया है। लेकिन इन्हीं शब्दों के आधार पर किसी द्रव्य की क्वालिटी किसी एलिमेंट की क्वालिटी निर्भर कर रही है। तो यानी कह रहे हैं कि अगर एक तरह का द्रव्य गुणकर्म होगा तो वो दूसरा अगर उसमें भाव और वही भाव मिल जाएंगे तो वो वृद्धि का कारण होगा। और अगर आपको उस वृद्धि नहीं करानी है उस चीज की, तो आपके लिए ह्रास के लिए मतलब यानी कमी करने के लिए विशेष का सहारा लेना पड़ेगा, ये उसका अर्थ है। अब इनको चिकित्सा में हम लोग आगे यूज करेंगे, लेकिन ये अभी सिद्धांत पक्ष है कि ये क्यों, यानी अगर आप ये मान लें कि इसमें दूसरा सूत्र है कि सामान्य मेकत्व कर्म विशेषत्व पृथकवत प्रकृतत्व कृत, यानी सामान्य एकत्व करने वाला है, एक बनाने वाला है, एक तरह करने वाला, और विशेष क्या है वो पृथक करने वाला है। तुल्यार्ता ही सामान्य विशेषत्व विशर्य, यानी इसका मतलब हुआ कि यदि एकत्व की बात हम करेंगे तो वो समानता करेगा, और अगर हम अलग अलग करना चाहेंगे तो विशेष गुण के कारण अलग अलग गुण होंगे। अब उदाहरण तमाम दिया हुआ ना, हमारा कहना है कि जैसे अगर आप एक मनुष्य का, जब आपने पुरुष और स्त्री कहा तो, और एक पुरुष और दूसरा पुरुष, उसमें समानता नहीं है, सबके द्रव्य के उस द्रव्य तो समान है, द्रव्य माने पुरुष द्रव्य हो सकता है, लेकिन उसके गुण कर्म अलग अलग है। तो यानी सामान्य नहीं है, सभी विशेष है, लेकिन सामान्य मानने के लिए कह दिया गया कि जो पुरुष है वो सामान्य, फिर नारी कह दिया गया सामान्य। तो इस तरह क्या हुआ, पूरी ब्रह्मांड में कौन से कितने द्रव्य है, कितने एलिमेंट है, इनको जानकारी करने में सहायता हुई। इसलिए ये सामान्य और विशेष का जो है कंसेप्ट विचार आया कि यदि गेहूं आप लें और गेहूं में गेहूं ऐड कर देंगे तो गेहूं बढ़ जाए, लेकिन यदि गेहूं में आप चना ऐड कर देंगे तो चना तो अलग रहेगा, और दोनों को अलग अलग किया जाता है, यानी चना और गेहूं दोनों अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसलिए यह कंसेप्ट सामान्य और विशेष का आया। इसके आधार पर हम लोग आगे चिकित्सा में इसको यूज करते हैं, क्योंकि किसी द्रव्य लिखा हुआ किसी द्रव्य की पहचान अथवा जानकारी के लिए सामान्य विशेष दोनों ही पूरक बलों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें विलोम शब्द नहीं समझना चाहिए, विलोम नहीं है, लेकिन यह आपस में एक दूसरे के विशेष माने सामान्य से भिन्न, ये दोनों इस रूप में हम लोग यूज करते हैं। अब इनको समझने के आधार पर इनको समझ जाएंगे तो चिकित्सा में कैसे यूज होना है ये हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कोई रोग है, उस रोग के कारण कई हो सकते हैं। क्यों? द्रव्य क्या है? द्रव्य एक अधिकरण है, यानी एक घर है। आपका घर है, जैसे आपका शरीर है, तो शरीर तो एक घर के रूप में हुआ ना, किसी भी ऑर्गन्स के लिए वो घर है। तो उस द्रव्य में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनका गुण कर्म क्या है, अगर ये हम जान लेंगे तो शायद हम रोग को आसानी से समझ लेंगे। रोगी को चक्कर आ रहे, इसमें लिखा हुआ है रोगी को चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आने के तमाम कारण हो सकते हैं, खून की कमी भी हो सकती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप नहीं हुई उस दिन, आपने ठीक से सोए नहीं तो चक्कर, ब्रेन का डिसऑर्डर है, किसी टिश्यू का कोई डिजेनरेशन हो गया है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन हम जब गुण को जान लेंगे और सामान्य विशेष दोनों गुण को जान लेंगे तो हम लोगों को सहायता मिलेगी और हम लोग उसको समझ पाएंगे। सामान्य गुणों में हमने चर्चा किया था कि युक्ति, ये है युक्ति, पृथकत्व, पर अपर, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाप, अभ्यास, संस्कार, और इन सबको हम लोगों ने एक एक सामान्य गुण को अलग अलग द्रव्यों से जोड़ दिया था। हम लोगों ने उसमें देखा था कि देखिए पर अपर को हम लोग क्या था कि जो दूर है वो तम हम लोग कर दिया था, अपर हम लोगों ने आत्मा को कर दिया था। संयोग माने जल को कर दिया था, क्यों? जोड़ता है, जल जोड़ता है। विभाग तोड़ना है तो उसको हम लोगों ने कह दिया था कि ये अग्नि का काम है। फिर हम लोगों ने कहा था पृथकत्व, तो पृथकत्व वाले में हम लोगों ने कह दिया था कि ये वायु का काम है। युक्त मैंने आकाश का काम कर दिया था।
फिर हम लोगों ने संख्या की बात की थी, तो संख्या हमने कहा कि संख्या क्या है, संख्या काल कह दिया था। परिमाप की बात कहते, परिमाप को मापा जा सकता है, तो हम लोगों ने उसको पृथ्वी भी कह दिया था। अभ्यास और संस्कार हम लोगों ने किस पर कर दिया था, अभ्यास को हम लोगों ने कह दिया था कि ये दिशा की ओर है, और संस्कार को हम लोगों ने कह दिया था कि ये हमारा मन की। तो हम लोगों ने 8 जो हमारे पास 10 थे, उन 10 को हम लोगों ने 10 से जोड़ दिया था, और अपर को हम लोगों ने 2 बड़ी एनर्जी के रूप में आत्मा और तम के रूप में कर दिया था, और शेष को हम लोगों ने जैसे एक युक्ति है आकाश, 2 वायु, तीसरा विभाग हो गया था, और चौथा संयोग जल हो गया था, 5वां परिमाप हो गया था, 6वां हमारे संख्या हो गई थी, 7वां हमारा अभ्यास हो गया था, 8वां हमारा संस्कार हो गया था, और 9वां हमारा हो गया था अपर, और 10वां हो गया था हमारे पर। इसको संख्या में आप इस रूप में देख सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि अब ये सामान्य विशेष की एक सामान्य उदाहरण है। यद्यप प्रत्येक द्रव्य में सारे सामान्य गुण होंगे, प्रत्येक द्रव्य में ये सारे सामान्य गुण होंगे, इन सबको कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन हम लोगों ने समझने की दृष्टि से इनको भी अलग अलग उनके साथ जोड़ दिया था। अब 20 वैशेषिक गुणों को जो मैं कह रहा है, तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि गुरु भारी या लघु होगा, या सूक्ष्म होगा, या स्थूल होगा, या रुक्ष होगा, या स्निग्ध होगा, या खर खुरदरा होगा, चिकना होगा, सर चलायमान होगा, स्थिर रुका हुआ होगा, मृदु मुलायम होगा, कठिन कठोर होगा। ये इसलिए 20 है हमारे। द्रव तरल होगा, सांद्र घना होगा, तीक्ष्ण तेज होगा, मंद धीमा होगा, उष्ण गर्म होगा, शीत ठंडा होगा, विशद स्पष्ट होगा, पिछल चिपचिपा होगा। ये जो गुण है ये हम लोगों ने उसमें देखे थे। अब इन्हीं गुणों को पहले गुण को समझ लें, फिर उन गुणों के आधार पर ही तो इनका हम लोगों ने रखा था कि इस द्रव्य में ये गुण है, वो ये विशिष्ट गुण उनके कहलाएंगे। सामान्य गुण तो यही है, लेकिन विशिष्ट गुण ये होंगे। इसके आधार पर हम लोग तुलना करना शुरू करेंगे कि अगर हम उनको जान जाएंगे तो हम बीमारी का इस रूप में इलाज कर सकेंगे कि हम समझेंगे कि यह इस द्रव्य में परिवर्तन क्या हुआ है, क्या सामान्य और विशेष गुणों के आधार पर जो उसका आज की डेट में परिवर्तन हुआ है उसको पहचान लेंगे कि इसमें इस गुण की कमी हो गई है। अगर मान लीजिए कोई किसी में अग्नि बढ़ गई है तो नेचुरली उसका अग्नि तत्व बढ़ चुका होगा, लालिमा बढ़ जाएगी, तो हमको लगेगा कि इस द्रव्य में हम अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो हमको अग्नि तत्व को कम करना है। इस रूप में इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि उपरोक्त 20 नीचे पढ़िए द्रव्य के प्रत्येक गुण एवं कर्म को निदान उपचार का आधार बनाया गया। इस पुस्तक के निदान भाग में गुणों एवं कर्मों के आधार पर रोग की मीमांसा और उपचार करने के विषय में उल्लेख किया गया है। ये 20 वैशेषिक गुण और सामान्य गुण शब्दों के रूप में साधारण है, परंतु वास्तव में इनको जानकारी कर लेंगे तब क्या होगा, चिकित्सा में इसका प्रयोग प्रभावशाली होगा। क्यों? रोग के भेद अनंत है, तो हमारा द्रव्य भी अनंत है, लेकिन हम द्रव्यों को हम लोगों ने 20 विशेष गुण वाले द्रव्यों में बांट दिया, नंबर 1। नंबर 2, द्रव्यों को हमने 10 द्रव्यों में बांट दिया है। पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यों को 10 द्रव्यों में बांट दिया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो हमने द्रव्यों को बांट दिया, हमने गुणों को भी 20 भागों में बांट दिया कि इस तरह के 20 गुण है। सामान्य गुणों को भी हमने 10 भागों में बांट दिया। तो इन्हीं 10 सामान्य 20 विशेष गुण, इनके आधार पर हम अब हर ऑर्गन के गुणों की तस्दीक करते हैं, और उसके बाद में ये देखते हैं कि ये रोग जो आया है ये किस द्रव्य को, किस गुण को प्रभावित कर रहा है। बस ये जानना है, इसी के आधार पर हम लोग अपना करते हैं। क्यों? इसमें और पॉइंट लिखा हुआ है, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके सूक्ष्म के आधार पर स्थूल की कल्पना और उसके संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। क्योंकि पूरा तो ब्रह्मांड अनंत बहुत बड़ा स्थूल है, लेकिन उसको छोटे में ला करके और फिर छोटे को अध्ययन करेंगे, और फिर हम लोग उसके आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं। यही सभी करते हैं कि वो पूरे शरीर को देखते हैं। एलोपैथ भी यही कहता है, मानव शरीर विज्ञान की जानता है कि इस शरीर में कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से वो है, उनके ऑर्गन में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो कौन सा गुणों का एडिशन होता है, कौन के गुण कम हो जाते हैं।
किसी भी रोग के कारणों को जानने के लिए उसके अधिकरण, काल और युक्त की जानकारी आवश्यक है। ये हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, शायद उसमें उसी श्लोक की बात कर रहे हैं कि ये अधिकरण जो होता है वह उस काल में, जब तक काल और युक्त की जानकारी नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे नहीं कि इस अधिकरण में अब क्या, अधिकरण माने घर, उस घर के में उस काल में क्या परिवर्तन हुआ है, किस युक्त की, युक्त माने किस तरह की हम इलाज करेंगे, युक्त माने किस तरह के इलाज करेंगे, किस समय ये हुआ है, किस अधिकरण में हुआ है, उसके गुणों में क्या परिवर्तन हुआ है, यही तो हम जानेंगे। और तब हम उसको यूज करेंगे, उसको कहना उस द्रव्य, किसी द्रव्य को ला करके उसके गुणों के आधार पर उसको सामान्य बढ़ाना है तो सामान्य बढ़ा देंगे, विशेष बढ़ाना तो विशेष बढ़ा देंगे। मान लीजिए किसी में अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, तो अग्नि में अगर अग्नि मिलाएंगे तो सामान्य हो जाएगी, तो सामान्य घटाएंगे तो हम विशेष वाला यूज कर लेंगे। अगर जल बढ़ा हुआ है तो जल तत्व को हमको घटाना है तो जल तत्व को घटा देंगे, और उससे जल के विरुद्ध जो होगा तब तो उसको हम ऐड कर देंगे। यही इसका है, क्रियाशीलता ही ऊर्जा है। नेचुरली सही बात है, जो क्रियाशील, जितना क्रियाशील आप होंगे उतना ही आपके अधिक ऊर्जावान होंगे, क्योंकि ऊर्जा को हम क्रियाशीलता के आधार पर ही जान पाते हैं। ऊर्जा को नापना तो कठिन है, कठिन है मतलब ऐसे जानना कठिन है कि आपकी कितनी ऊर्जा, जो आप कितने क्रियाशील होते हैं उसी पर आपको ऊर्जा जानी जाती है। तो इसी को आयुर्वेद का ये, तो इन्होंने कहा कि द्रव्य जो महाभूत की ऊर्जा है वह उसके गुण और कर्म के रूप में विद्यमान है, क्योंकि जो द्रव्य है वह क्या गुण कर सकता, उसके क्या गुण होंगे, क्या कर्म कर सकता है, वो इसी के रूप में उसकी पहचान हो सकती है। वही ऊर्जा में हमने, रोग का कारण भाव और अभाव, यही तो है। रोग माने किसी चीज का भाव है, किसी कोई चीज ऐड हुई है और कोई चीज अभाव माने कमी हुई है। तो कोई चीज ऐड हुई है तो भी रोग का कारण है, कोई चीज कम हो गई तो भी रोग का कारण है। तो इस तरह अब इनकी जो व्याख्या हो रही है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। गुरु और लघु, तो गुरु और लघु का मूल्यांकन हल्केपन और गुरुता के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब इस जैसे क्या है, प्रथम दृष्टया ऐसे देखने में लगेगा कि द्रव्य देखने में पतला है, मोटा है तो हल्का और भारी, ऐसा नहीं। यहाँ ये मापदंड नहीं है, बल्कि क्या है कि उसमें जो अंतर्निहित हल्कापन है और भारीपन है, ये इस मतलब हल्का, गुरु और लघु का अर्थ ये है बड़ा और मोटा और पतला होना नहीं है, बल्कि उसका गुरुत्व क्या है, लघुत्व क्या है, यानी वो छोटे में भी अगर भारी काम कर सकता है तो गुरु है, और भारी में छोटा काम कर सकता है तो लघु। जैसे चीनी का एक दाना और काली मिर्च का अंश अपने गुणों कारण कम से भारी और हल्के कहलाते हैं। अब काली मिर्च का छोटा सा दाना आप यूज कर दीजिए तो आप देखिए क्या होगा, काली मिर्च बहुत लगेगी, भाई काली मिर्च इतना प्रभाव कर देगी। तो उनका कहना है कि चीनी में आपने एक मिला दिया कोई बहुत नहीं, लेकिन काली मिर्च आप मिला देंगे तो उसका तुरंत आपको प्रभावी हो जाएगा। शरीर के अंदर आप देख लीजिए, हार्मोन्स का सिक्रेशन कितना होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन भोजन कितना करते हैं। भोजन भले हम करें कि पानी पी लें 1.5 लीटर और उसके बाद खाना खा लें 2-2.5 लीटर, लेकिन उसमें कितना होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स सिक्रेशन बहुत पाइकोग्राम में होता है। तो वो गुरु हो गया उस रूप में कि वो है तो छोटा लेकिन उसका गुरु हुआ। उसी तरह गुरु भोजन द्रव्यों के सेवन से शरीर में गुरुता और भारीपन आता है, और हल्के द्रव्यों के सेवन से कष्ट आती है। यानी अगर भोजन का द्रव्य कोई है और उसका प्रभाव गुरुत्व वाला है, भारीपन वाला है, मोटा, अगर आप उसको भोजन, छोटा भी भोजन हो, कम खा रहे हो, लेकिन उससे अगर आपके शरीर में भारीपन आता है तो वो गुरु भोजन है। और हल्का अगर आप अधिक भी खा रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं भाई साग सब्जी खाइए और लौकी खाइए, तो लौकी भले आप 2 किलो खा ले, लेकिन उसका हल्के द्रव्यों में आती, वो उसको भोजन में पचना आसानी होता है
और उसमें कष्टा, उसमें आप भारीपन नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे आप चीजें, कोई ऑयलिश खूब खाना शुरू कर दीजिए, कम खा रहे हो तब भी उसमें भारीपन आ जाएगा। तो ये जो है, तो घर में पिता और पुत्र इसमें संबंध की बात देखिए, दृष्टिकोण समझने के लिए सब दिया हुआ है कि इसको गुरु और लघु को कैसे समझेंगे। घर में पिता पुत्र का संबंध गुरु लाघव का है। वो कह रहा है कि भूमि और ज्ञान क्रम से लघु और गुरु है। ज्ञान ज्ञान कितना होता है, ज्ञान आपके ब्रेन में समझ में नहीं आता। भूमि तो बहुत लंबी है, लंबी चौड़ी है, लेकिन भूमि वैसे देखा जाए तो भूमि तो बहुत लग है, और ज्ञान तो बड़ा। भैंस में अक्ल क्रमशः लघु गुरु कहा नहीं जाता कि भैंस बड़ी है कि अक्ल है। तो अक्ल क्या है, अक्ल गुरु है, वो उसका प्रभाव क्या व्यापक है, और भैंस का प्रभाव व्यापक नहीं है। तो इन आधारों पर हम लोगों को लघुता की और गुरुता की कल्पना करनी पड़ेगी। ये इनका हुआ कि जब समझना हो तो लघु गुरु के रूप में ये समझिए कि अगर एंजाइम्स का या हार्मोन्स का एक अंश भी है तो वो गुरु है, लघु नहीं है, उसका व्यापक प्रभाव है। और अगर वो बहुत अधिक यूज करने पर भी उसका प्रभाव कम है तो वो लघु। सर और स्थिर, सर को हम लोगों ने कल कहा था ना, चल हम लोगों ने कहा था यहाँ पे सर का देखिए, सर का जो अर्थ है ये सर चलायमान, यहाँ उन्होंने सर और स्थिर मतलब एक चल है और एक स्थिर है। तो ये हम लोग वैसे देखेंगे क्या, मोशन और स्टेबिलिटी दो ही चीज तो बहुत सरल है कि भाई अगर कोई वस्तु जो है चलायमान मोशन में दिखे और किसी में स्टेबिलिटी अधिक है तो ये उस रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी में स्थिरता है तो स्थिरता माने स्टेबिलिटी अधिक है। पृथ्वी में सरत तो नहीं है, जबकि वायु में सरत तो है, स्थिरता नहीं है। तो ये जो है, तो उन्होंने कहा कि सरत तो चेतना पकड़ करता, क्यों? क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक चेतना कैसे होगी। और स्थिरत्व क्या है, मन मस्तिष्क और इंद्रियों की चंचलता चपलता, ये तो मानसिक स्थिति। अगर आप बिल्कुल आप जड़ कहते हैं ना कि जड़ बिल्कुल जड़ बैठा हुआ है, जड़ तो माने स्थिर और ब्रेन में भी समझ न आना, ये जड़त्व है। लेकिन अगर मस्तिष्क और इंद्रियां चपल है, चंचल है, तो क्या होगा, यानी उसमें मोशन है और वो एक दूसरे को चेतना, अधिक चेतन है, ये उसका अर्थ है। वायु में गति सरत्व प्रधानता है, पार्थिव में स्थिरता है, अग्नि में आंशिक रूप से सरता है और जल में आंशिक रूप से स्थिरता है। जल जो है आंशिक रूप से स्थिर है, लेकिन अग्नि क्या है, आंशिक रूप से स्थिर है, चलता है, मूवमेंट है, लेकिन स्थिर अधिक है, सरत्व कम है, चलायमान कम है। तो इन उपचारों के आधार पर हम लोग विशिष्ट प्रकार मतलब उपचार करते हैं। अब देखिए, अगर प्रत्येक द्रव्य की गति जो उसकी निर्धारित गति है उस गति में परिवर्तन आया तो हम लोग मानते हैं कि सरत्व में कमी आई। जैसे अगर हमको रक्त को 0.8 सेकेंड में पूरे परिवर्तन करके आ जाना है, पूरे शरीर में दौड़ करके आ जाना है, पूरे हार्ट में, और ये नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरत्व में, कहीं के मोशन में परिवर्तन आया है तो बीमारी आ जाएगी। और बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा तो भी हमारी हमको प्रॉब्लम होगी। तो रक्त संचार की गति मंथर हो या अधिक हो तो गंभीर रोग है। तो यही उसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य की गति कम या अधिक होने पर रोग की विकृति है। रोग मतलब रोग आ गया है, ठीक है। उल्टी और दस्त, अब देखिए इसमें उल्टी और दस्त में क्या, मल की गति को स्थिर करना है। भाई उल्टी में आप क्या कर रहे हैं, जो मूवमेंट उल्टा हो रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं। दस्त में भी क्या करता है, जो गलत जा रहा है, जबकि वो वास्तव में वही दिशा है, दिशा तो वही है, लेकिन उस दिशा में जो उसका मूवमेंट है उस मूवमेंट को कमी करना चाह रहे हैं, यानी वायु को कम करना चाह रहे हैं। उल्टी में भी वायु को कम करना चाह रहे हैं। तो दोनों चीजों है। मानव शरीर में प्रत्येक जोड़ उनको गतिशीलता साथ होनी, बिल्कुल सही बात है। बैठना, लेटना, स्थिर, सब अगर आप बैठते हैं, लेटते हैं, ये सब इनका सबका एक, अगर बैठेंगे तो यानी स्थिर हो रहे हैं, लेटेंगे तो यानी उस पोजीशन में स्थिर हो रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब सरत्व हो रहा है। अगर बैठने लेटने में सिर हाथ पैर कोई हिल रहा हो तो रोग का सूचक है, क्योंकि इसमें तो स्थिरता चाहिए लेकिन स्थिरता नहीं है, सरत्व तो है तो गलत है। चलने पर पांव आगे न बढ़े तो रोग का सूचक, क्योंकि चलने में सरत्व तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन सरत्व तो नहीं बढ़ रहा है, स्थिरता बढ़ रही है। तो ये उनको कहा शरीर में
अनेक नलिका विहीन नलिका की ग्रंथियों और स्रावित होने वाले जीवन द्रव्य हार्मोन्स रक्त के प्रवाह गतिमान होते हैं। तो ये उनका मूवमेंट है। और अगर ये मूवमेंट ना हो, मान लीजिए मूवमेंट मतलब निकले ही नहीं और यह मूवमेंट हो धीमा हो, रक्त प्रवाह धीमा हो जाए, तो वो सब प्रॉब्लम आपकी हुई गंभीर रोग का सूचक है। ये उसका कहने का अर्थ है। शीत और उष्ण, शीतलता उष्णता के आधार पर उपचार के 8 मौलिक सिद्धांत, हम लोग उसमें चाइनीज में था ना कि हॉट एंड कोल्ड, वही उसका कहा। 20 गुणों में यहाँ भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अब शीत और उष्ण क्या है, अम्लीय और क्षारीय। देखिए अम्लीय और क्षारीय जो है वो शीत और उष्ण के में, अम्लीय माने उष्ण और क्षारीय माने शीत, ये है। तो आपको प्रत्येक इसको जानना है कि अगर अम्लीय बढ़ा है इसका मतलब उष्णता बढ़ी है, अगर अम्ल बढ़ा है तो इसमें उष्णता बढ़ी है, और अगर एल्कलाइन बढ़ा है तो शीत एलिमेंट बढ़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। हार्मोन्स एंजाइम प्रधानतया उष्ण द्रव्य माने गए हैं। हार्मोन्स एंजाइम दोनों केमिकल हैं और दोनों केमिकल हैं, लेकिन ये हार्मोन्स उष्ण है। और कुछ एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस को शीत, क्यों, पैंक्रियाटिक जूस को उसमें बिल्कुल उसका एल्कलाइन नेचर कर दिया गया है, तो उस शीत प्रकृति शीत श्रेणी में रखा गया है। पैंक्रियाटिक जूस हम लोगों ने देखा था, पैंक्रियाटिक जूस में एल्कलाइन है, उसका pH 8 की करीब है, तो वो इसका मतलब शीत प्रकृति का हो गया। तो प्रत्येक प्रकार के क्षारों का गुण शीत होता है, मतलब नॉर्मली जिसमें जो एल्कलाइन होता है उसमें शीत है, ठीक है। तो यद्यपि सब में जिसमें शीत है उसमें उष्ण भी होगा, ये समझ लीजिए कि जिसमें शीत है उसमें उष्ण होगा, जिसमें चेतना है उसमें कम चेतना भी हो सकती है, जिसमें चेतना नहीं है उसमें भी थोड़ा बहुत आंशिक चेतना तो हो ही सकती है। इस आधार पर है कि प्रत्येक द्रव्य में शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, लेकिन जो उसका प्रधान क्या है वो उसमें उसको कहा जाता है। अगर प्रधानता उष्ण की है तो उष्ण होगा, प्रधानता शीत की तो शीत की होगा। ओरल कैविटी और आमाशय से स्रवित दाब उष्ण उष्ण कहलाते हैं। क्यों, आमाशय में क्या हुआ, आमाशय में HCl होता है, तो HCl वाला जो है वो उष्ण कहलाता है। ओरल कैविटी में क्यों है, क्योंकि ओरल कैविटी में अगर हम लोग उष्ण नहीं कहलाएंगे तो हमारे जो बाहर से बैक्टीरिया वो मर नहीं पाएंगे, इसलिए छोटी आंत में जो उत्पन्न होंगे वो शीत होंगे, और यकृत वाले यकृत वाले बिल्कुल कोई जो लीवर से निकलते हैं उनमें जो है बिल्कुल वो बैलेंस वाले होते हैं, जिसको बोलता है कि 0 जो 7 वाला 7 वाला उदासीन कहलाता है, तो उदासीन वाले हैं। टेम्परामेंट में शीत, अब देखिए पराभौतिक में आ जाइए, टेम्परामेंट में शीत गुण, अगर टेम्परामेंट में शीत गुण व्यवहार में गर्मजोशी व्यवहार में मिले तो बड़े प्रसन्नता पर मिले, ये उष्ण वाला का है भाई, बड़ा गर्मजोशी से मिला और बड़ा ठंडा रूखा था, तो ठंडा टेम्परामेंट में शीत गुण आए। तो टेम्परामेंट में शीत तो होना चाहिए, आपको टेम्परामेंट में तो शीत होना चाहिए, बहुत कूल दिखे आप, लेकिन जब मिले तो गर्मजोशी से मिले, तो ये उसका अर्थ है। बात में गुस्सा करना और अंत में गुस्सैल क्रोधित स्वभाव घोषित करके डरना। तो गुस्सैल क्रोधित स्वभाव क्या है, ये तो उष्ण प्रकृति हुई ना, ये उष्ण प्रकृति की हुई कि भाई आप गुस्सा कर रहे हैं। स्त्री पुरुष की आपस में शीतलता रोग का सूचक है। वहां अगर नारी और पुरुष जहां पर में पत्नी पति के बीच के संबंध की बात की गई है, उसमें शीतलता होना रोग का सूचक है, और इसका रोग का उपचार करना पड़ता है, मतलब रोग है वहां पर उष्णता होनी चाहिए। तो ये है सिंह और उष्ण वृक्ष, तो इस तरह हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब कैसे कि स्निग्ध रूप क्या है, दोनों गुण भौतिक पराभौतिक दोनों रूप के उपचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कैसे, जो त्वचा है, त्वचा का स्पर्श, आप त्वचा को क्या हो स्निग्ध होना चाहिए, लेकिन अगर त्वचा रुक्ष होने लगे तो बीमारी का सूचक है। तो त्वचा हमारी रुक्ष नहीं होनी चाहिए बल्कि स्निग्ध होनी चाहिए, उसमें हल्का सा आपको चिकनापन लगना चाहिए। तो ये है, त्वचा का स्पर्श करने पर आप उसका स्निग्धता और रुक्षता का अनुमान लगा सकते हैं, और सामान्य से अधिक होने पर रोग का सूचक। पराभौतिक रूप में भी देखिए, जो स्पष्ट वक्ता है वो बड़ा रूखा होगा, वो क्योंकि वो स्पष्ट बोल देगा तो वो स्पष्ट होता है, रूखा होगा। लेकिन जो चापलूस होगा वो
आपको चापलूसी करे बड़ा स्निग्ध होगा, तो वो है, तो वहां पर चापलूस जो होगा स्निग्ध होगा और स्पष्ट वक्ता हो रुक्ष होगा। अब साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, अब जोड़ में जो रहता है वो साइनोवियल फ्लूइड है, ये तो स्निग्ध है क्योंकि चिपचिपा है, आप और दोनों में वो करता है, मूवमेंट कराता है, आपको जोड़ों का मूवमेंट कराता है ताकि खटखट की आवाज ना हो। अगर रुक्ष हो गया तो खटखट होने लगेगी, तो आपको तुरंत क्या देखना पड़ेगा कि इसमें अगर खटखट हो रहा है तो स्निग्ध एलिमेंट कम हो गया है, रुक्ष बढ़ गया। ये इस रूप में पूरे पाचन तंत्र में म्यूकल द्रव्य का स्राव होता है, जो कि भोजन को, अगर म्यूकस न हो, म्यूकस माने जो आपका कफ जो हो जाता है, अगर म्यूकस न हो, म्यूकल द्रव्य न हो, तो वो कैसे आपका जो आप खाना खाते हैं वो कैसे नीचे पेट में चला जाएगा, वो उसका मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए म्यूकल द्रव्य का स्राव होगा तो वो क्या होगा, स्निग्ध होगा, तभी तो वो मूवमेंट कराएगा। स्निग्धता की अतिशयता मलता में म्यूकस, अगर मान लीजिए स्निग्ध बहुत अधिक हो गया तो मल में म्यूकस हो जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं है तो रुक्षता पैदा होगी और फिर मल सूखेगा और अंदर क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये उनका होगा कि उसमें रुक्ष और स्निग्ध दोनों के कॉम्बिनेशन जितनी आवश्यकता उतना चाहिए, ये उसका कहना है। ठीक है, फिर खर और सृक्ष, खर माने रफ के रूप में लीजिए, और सृक्ष जो है थोड़ा सा चिकनाहट वाला होगा, तो सृक्ष होगा, और दोनों गुण चिकनाहट और खुरदापन पैदा कर देते हैं। सृक्ष गुण चिकनाहट संबंधित है और प्रतिघात को समाप्त कर देता है। अगर चिकना होगा तो कोई वो नहीं हो पाएगा, प्रतिघात माने कोई रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा, वो फिसल जाएगा। लेकिन अगर प्रतिघात है तो इसका मतलब थोड़ा सा खर है, थोड़ा सा रफ है। सतुआ और जल मिलाइए तो क्या होगा, सृक्ष हो जाएगा। क्यों, आप उसको खा सकेंगे। भीगा हुआ आटा, अगर इसमें खरता बढ़ गई, मतलब भीगे हुए आटे में खर अधिक हो गया तो रोटी नहीं बनेगी, और अगर इतना सृक्ष हो गया कि खूब पानी हो गया तो रोटी नहीं कभी नहीं बन सकता। उसको आप भीगा हुए आटे को आटा बना ही नहीं सकते। मुखमंडल में कीले मुहासे रुक्ष बनाते हैं, हो गया रूखा रूखा चेहरा हो गया। अगर, और देखिए पराभौतिक में समझौतावादी होगा तो वो फिसलने वाला नहीं कहते। अगर समझौतावादी है तो क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग व्यक्ति को फिसलने वाला नहीं कहते। कॉम्प्रोमाइजिंग माने दोनों विचारों में क्या है, दोनों विचारों में बैलेंस करने, उसको बैलेंस करने वाला आप कह सकते हैं। इसका वैषम मनुष्य को चिड़चिड़ा, अगर मान लीजिए आपने कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं किया, आप केवल फिसलने वाला, तो मतलब केवल ऐसा नहीं कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, लेकिन वो समझौता इसलिए कर रहा है कि वो देख रहा है कि इन परिस्थितियों से हमको ऐसे जूझना है तो हम इस सीमा तक आपसी सहयोग कर लें, तो वो इसलिए है। तो विचारों में अप्रतिघात सृक्ष विकांड तो है, लेकिन बीच में समझौतावादी मतलब बीच का बैलेंस करने भी पराभौतिक रूप से अच्छा हो सकता है। अगर आप बिल्कुल समझौतावादी नहीं होंगे तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, तो इससे क्या हो, इसी खरता का हड्डी में टेढ़ापन या व्यवहार में टेढ़ापन, हड्डी में भी टेढ़ापन आ जाएगा और व्यवहार में भी टेढ़ापन आ जाएगा। तो इनका कहना है कि बैलेंस, फिर वही हम लोग संतुलन की बात करने लगे, तो संतुलन हमेशा उचित है। तीव्र मंद, तीव्र और मंद भेद से उग्र और सौम्य के रूप। अब तीव्र क्या है और मंद क्या है? मंद जो है वो सौम्य है और तीव्र क्या है, बड़ा उग्र, उग्र स्वभाव का है। तो ये उस रूप में है। प्रत्येक अम्लीय द्रव्य, देखिए हम जो जितना एसिडिक होते हैं वो प्रतिक्रिया में बड़े तीव्र होते हैं, बड़े उग्र होते हैं, तो उनको, और विशेष रूप से तो क्या करता है, ये क्षारीय द्रव्य रासायनिक क्रिया को बंद कर देता है। तो जो एसिडिक वाला है वो रिएक्शन को तेज कर देता है, प्रतिक्रिया जो रिएक्शन जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन कोई उसको तीव्र कर देता है, और क्षारीय उसको रोक देता है। तो इसलिए आग्नेय द्रव्यों के लिए तीव्र मंद गुणों का परीक्षण आवश्यक है। जो एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं उनमें तीव्र कितने हैं, कितने मंद है, ये सारा देखना है। कि कोई रसायन आया तो वो बहुत एसिडिक है, तो क्या होगा, जब उसको आप लेंगे तो खुजली हो जाएगी। खुजली माने क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगी।
कि खुजाते हाल बेहाल हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिया को मंद करना, मंद करें आप वो वाला जो होगा जिसमें आपको मंद वाला है उसको आप करेंगे। तो मंद क्या करेगा, अग्नि को बढ़ा देगा और जल को बढ़ा देगा। तो इसके माध्यम से हम लोग उपचार के रूप में यूज करते हैं। इन गुणों के कारण हम लोग पहुंचना है अपने रिजल्ट पे। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल द्रव्य के अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। ये दोनों द्रव्य के, प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्म स्थूल दोनों का समवाय है भाई, एक बड़ा और एक सूक्ष्म। तो इनको कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक द्रव्य की पहचान उसके स्वरूप और क्रियाशीलता के आधार पर होती है। शरीर स्थूल है, शरीर स्थूल है, आत्मा क्या है, सूक्ष्म। लेकिन आत्मा सूक्ष्म होने भी आत्मा चैतन्य का कारण है, जबकि शरीर नहीं है। आकाश का प्रसार स्वरूप व्यापक है, लेकिन चैतन्यता सूक्ष्म रूप में है, स्वरूप व्यापक है। भौतिक स्थूल है, पराभौतिक सूक्ष्म। आप देखिए भौतिक में क्या है, आकाश है। तो ये सब आकाश सबसे अधिक स्थूल है, लेकिन चैतन्यता सूक्ष्म है। और वही देखिए कि जो आत्मा है वो सूक्ष्मतम है, लेकिन उसमें शक्ति अधिक है। तो इसलिए त्वचा के रूप का उपचार करना है तो आकाश के भौतिक स्वरूप का उपचार होगा, और आकाश के पराभौतिक स्वरूप का उपचार करना है तो आकाश महाभूत के गुण और लक्षणों के आधार पर करना होगा। तो त्वचा माने क्या हुआ? त्वचा का जब उपचार हम करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या देखना था, त्वचा क्या है, आवरण, और वहां क्या आवरण है, आवरण आकाश है। तो यानी आवरण आकाश के भौतिक स्वरूप का, त्वचा का रोग का उपचार करना है तो आकाश के भौतिक स्वरूप का उपचार करना पड़ेगा। तो ये इसमें स्थूल और सूक्ष्म में ये इस रूप में कहा गया है। ठीक, पिच्छल और विषद। तो पिच्छल विषद, तो द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य से पिच्छल और विषद गुणों से युक्त होता है। अब पिच्छल माने थोड़ा सा हल्के से स्निग्ध टाइप का, थोड़ा चिपचिपाहट इसमें हो, और विषद गुण ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो। तो वो वाला गुण की बात कहा गया, ट्रांसपेरेंट वाला। पिच्छल में थोड़ा सा अधिक कुछ चीजें ऐड हुई हों, कुछ चीजें मिली हुई हों। जल पार्थिव रूप, पार्थिव में विशेष रूप से इन हाँ, जल में पार्थिव विशद गुण और पिच्छल जल और पार्थिव में कैसे? प्रत्येक छिद्र से स्रवित होने वाले श्राव पिच्छल विशद गुण युक्त होते हैं। अगर छिद्र से जो श्राव निकलते हैं वो चिपचिपाहट वाले होते हैं, जैसे आप पसीना आ जाए देख लीजिए, विशद गुण युक्त होते हैं। नाक से छींक के दौरान जल युक्त छींके, नाक से छींक के दौरान जल युक्त छींके, ठीक है, छींकों की संख्या ठीक है, 1-2 छींके औछाने चाहिए। नाक से गाढ़ा श्राव पिच्छल होगा, अगर गाढ़ा श्राव निकलेगा तो पिच्छल होगा, उसमें कुछ एडिशन होगा, और इसका उपचार अपेक्षित होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल होना चाहिए कैसे, विशद होना चाहिए, लेकिन पिच्छल है, गाढ़ा है, वो हल्का होना चाहिए, जल की तरह होना चाहिए, तो वो पिच्छल होना चाहिए, वो मतलब वो विशद होना चाहिए। लेकिन विशद अगर नहीं है तो यहाँ पर, क्योंकि जहां पर विशद होना चाहिए उसको विशद ही होने पर रोग नहीं होगा, लेकिन अगर उससे डिफरेंट हुआ तो रोग का सूचक है। तो गाढ़ा श्राव पिच्छल है, उपचार अपेक्षित है। आंख में जो जल होता है म्यूकस रूप में दम निकलते हैं, पिच्छल श्राव चिपचिपा होता है, जबकि श्राव पारदर्शी साफ होता है। तो ये उसमें है कि आंख से कीचड़ 2 कारणों से, अगर संक्रमण हो जाएगा तो, और मल का कुछ निकलता रहेगा तो ये जो है कहते हैं ये मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति के लिए शुक्राणु के प्रभावित होने का कारण होगा। अगर बाद में आंख में बार बार संक्रमण हो जा रहा है और निरंतर मल का श्राव हो रहा है, मतलब निकल रहा है कुछ न कुछ आंख से, तो ये शुक्राणु के प्रभावित हो रहा है, क्योंकि स्वस्थ शुक्र का गुण पिच्छल है, वो पिच्छल है, जो स्पर्म है पिच्छल है, और शुक्र गुण प्रभावित होने पर रोगावस्था में उसका मल, जिसे हम खमल कहते हैं, पिच्छल हो जाता है। अतः शुक्र उत्तम में पिच्छल होता है,
और उसका मल भी पिच्छल होता है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर उसका पिच्छल कोई द्रव स्राव होना चाहिए तो अगर वो विशद हो गया तो भी नुकसान है, और विशद होना चाहिए उसका पिच्छल हो गया गुण तो हमको नुकसानदेह है। तो यानी स्वस्थ शुक्र गुण पिच्छल है, अब उसको विशद नहीं होना चाहिए। अगर विशद हो रहा है तो हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए और बीमारी का द्योतक है। तो हम लोग मृदु कठोर ये वाले 8वें तक यहीं रुक जाते हैं, फिर हम लोग अगले उसमें इसको करेंगे।